नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता, लेकिन कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं उनमें इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे के समाधान, अनुच्छेद 370 का खात्मा, 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में लाना और नागरिकता संशोधन कानून को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धि बताया है। साथ ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही 60 साल के ऊपर के लोगों को 3,000 रुपए की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा को भी उपलब्धि बताया है। साथ ही 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, साथ ही साथ सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। बीते 1 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूसरे कार्यकाल के पहले साल पर मैं दिल से उन्हें बधाई देता हूं। ये ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर बीजेपी ने कहा कि उनके दूसरे कार्यकाल में देश और मजबूत हुआ है। साथ ही दूसरे कार्यकाल के 1 साल के अंदर ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मैं इतना तो बता सकता हूं कि पिछली 1 साल में बहुत कुछ हुआ है जो पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक के मामला हो, चाहे बहुत सारा ऐसे कदम उठाए गए हैं जो हिंदुस्तान को और मजबूत देश बनाने में मदद मिलेगा। हमारे मंत्रालय के माध्यम से बहुत कुछ हुआ है। खेल की दुनिया में भारत एक नई मुकाम कायम किया है और ओलंपिक की तैयारी चल रहे थे, तो ये कोविड-19 के आते ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो खेल की दुनिया में भी हम ऊंचे स्थान प्राप्त किए हैं। भारत के लिए गौरवशाली अध्याय रहा है। बहुत मेजर परिवर्तन आए हैं। पिछले 1 साल में भी देश के लिए प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए दिशा में बहुत बड़े प्रयास हुए, लेकिन उसी दरमियान कोविड का संकट आया। तो कोविड से जूझने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का एक नया परिचय दिया। 6 महीने में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर का विलय पूरा करना, 335A समाप्त करना, उसके साथ ट्रिपल तलाक खत्म करना और राम मंदिर का निर्माण भी अब शुरू हो गया है। तो यह ऐसे काम है कि जो देश के एकता के लिए और देश के अस्तित्व के लिए और विचारधारा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल सख्त फैसलों के लिए जाना जाएगा, ऐसा कहा। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार का ये वर्ष कई उपलब्धियों से भरा हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल अपने सख्त और बड़े फैसलों के लिए तथा चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए जाना जाएगा। साथ ही कहा कि मोदी ने ऐसे निर्णय लागू किए जिनकी दर्शकों से प्रतीक्षा हो रही थी
और इन फैसलों ने देश का चेहरा बदल दिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। पॉलिसी की क्लैरिटी न होने की वजह से भारत की जनता को आज सबसे बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा है। आज कोविड-19 की लड़ाई में भारत देश आज किस मुहान पे खड़ा है? आप देखिए, आज हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। रेलवे का जो उत्तरदायित्व, जो सबसे बड़ा संगठन है देश का सरकारी, उसकी आज अव्यवस्था सब देख रहे हैं। लोगों की भूखमरी से मौत हो रही है, महिलाएं सड़कों पर दम तोड़ दे रही हैं रेलवे स्टेशन पर। आज देश नोटबंदी की जो मार 3 साल पहले सरकार ने झेली थी, उसकी वजह से आज हम आर्थिक संकट की चरम पर पहुंच गए। आज हमारी जीडीपी एक से भी कम हो गई। मोदी सरकार 2 मामले में पूरी तरह असफल रही है। एक तो अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर और तेजी से गिरती चली जा रही है। देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी 45 साल की हमारे सामने खड़ी है। दूसरा, उन्होंने एक चुनौती मिली उनको कोरोना महामारी की, उसको उनकी गलत नीतियों के कारण आज भारतवर्ष एक बुरे दौर पर पहुंच गया है। उन्होंने लॉकडाउन उस समय किया, लोगों को समय नहीं दिया। आज जब 1,60,000 70,000 क्रॉस कर रहा है, तब लोगों को ला रहा है, तो उनके साथ साथ इन्फेक्शन आएगा। ये उनकी सबसे बड़ी हिमालयन ब्लंडर है। हर मोर्चे पे मोदी सरकार असफल है। तो मोदी सरकार पार्ट 2 का आज 1 साल पूरा हो गया है। हमारे साथ इसी बात पर, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी और बीजेपी से महेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही है और बता रही है अपने पत्र के जरिए भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा, इस कार्यकाल के दौरान देश बहुत मजबूत हुआ। आपका क्या कहना है इस पर, सुरेंद्र जी? देखिए, निश्चित तौर पर रितिका, आपसे बताऊं, अगर बेरोजगारी चरम पर पहुंचना इनके कार्यकाल की उपलब्धि है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे माना जाएगा। मजदूरों का पलायन, मजदूरों की त्रासदी, 37 से 40 करोड़ मजदूरों को सड़क पर लाना अगर इनकी उपलब्धि है और बगैर किसी योजना के लॉकडाउन करना इनकी उपलब्धि है, जिससे मजदूरों के पैर में से खून भी निकला और छाले भी निकले, तो निश्चित तौर पर इनका कार्यकाल बहुत सफल माना जाएगा। अगर व्यापारियों की मांगों को ध्यान न देकर के उनको कर्जे के बोझ से लादना, उनके ब्याज को माफ न करना, उनको नए ऋण देने की जगह पे उनकी सहायता न करना, अगर ये कार्यकाल की उपलब्धि है तो हम लोग बिल्कुल मानेंगे। आज की डेट में जो आरएसएस और स्वदेशी जागरण मंच कहता था कि रेल, तेल, रक्षा और सेवा में बिल्कुल भी विदेशी निवेश नहीं होना चाहिए, विदेश का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, उसकी एफडीआई की सीमा 49% से 74% और 100% लाने के लिए अगर इस कार्यकाल को आप सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानते हैं तो निश्चित तौर पर माना जाएगा। नेपाल जैसा राष्ट्र अगर हमको आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और चीन के साथ हमारे संबंध जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, उसको अगर आप उपलब्धि मानते हैं तो निश्चित तौर पर यह कार्यकाल बहुत अच्छा माना जाएगा। इस कार्यकाल के लिए हम नरेंद्र मोदी जी को इन सारी विफलताओं के लिए अगर वो अपनी सफलता मानते हैं तो वो बधाई के पात्र है। आज जिस तरीके से संविधान की तोड़फोड़ रीतिका इन लोगों ने की है, उसके लिए चाहे मध्य प्रदेश की सरकार गिराने को लेकर के हो, चाहे कर्नाटका की सरकार गिराने को लेकर के हो, चाहे महाराष्ट्र में राजनीतिक षड्यंत्र करने को लेकर के हो, चाहे नमस्ते ट्रंप करने को और चाहे हाउडी मोदी करने को लेकर के ये कार्यकाल जहां से कि कोरोना आए हैं, तो अगर ये सारी चीजों के लिए आप इनकी उपलब्धियां मानते हैं तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की वाहवाह होनी चाहिए। लेकिन ये जनता के बीच की बात है कि किसान आत्महत्याएं कर रहा है, किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ गई है। पहली सरकार है, पहली बार है पिछले 70 सालों में जब किसान की एमएसपी
अभी तक घोषित नहीं हुई है। किसान अपनी फसल पुरानी एमएसपी से भी 600 रुपए तो यहाँ उपलब्धि की डेफिनेशन थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र जी हमारे साथ बीजेपी से महेश वर्मा भी जुड़ चुके हैं। महेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आज मोदी सरकार अपने पूरे 6 साल पूरे कर लिए हैं। दूसरा, आपसे ये जो ऐतिहासिक फैसलों की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो 370 हटाना हो, 3 तलाक को आपराधिक श्रेणी में डालना हो, यहां तक कि सीए एनआरसी हो, इसको किस तरह से ऐतिहासिक बताया जा सकता है? क्योंकि ये सभी फैसले तो विवादित है, लोग इसके बहिष्कार के लिए, इसके खिलाफ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए, फिर ये ऐतिहासिक कैसे, फिर ये देश को मजबूत कैसे बना रहे हैं ये फैसले? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं, इनके नेता क्या कह रहे हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो क्या कहती है और उसको सुनता कौन है इस देश में, ये मेरे लिए बड़ी यक्ष प्रश्न है आज की डेट पे। सवाल ये है कि जिसके साथ 135 करोड़ भारतीय हों, ऐसे जनता जनार्दन को जिसको आशीर्वाद मिला हो, और उस आशीर्वाद से पिछले 6 साल में देश को उस मुकाम पर ले जाना जहां पे किसी भी भारतीय को गर्व होगा, फक्र होगा कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कर्मशील है, कर्मयोगी है, कर्मवीर है, जिसके पास एक विजन है, जिसके पास एक रीजन है, जिसको ताकत जो है जनता 135 करोड़ जनता देती है, और 135 करोड़ जनता जो है उसकी हर आवाज को अपनी पहचान समझती है, अपनी शान समझती है, अपना सम्मान समझती है। और वो किसी भी वर्ग को आप देख लीजिए, किसान हो उसको सम्मान देने की बात हो, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो उनको पेंशन देने की बात हो, व्यापारी वर्ग को छूट देने की बात हो, ठेला रिक्शा किस जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए पेंशन की बात हो, श्रम योगी की बात हो, हमारी भगनी, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने की बात हो। इस देश में ऐसी चीजें हुई है जो किसी चमत्कार से कम आंकी नहीं जा सकती है। लोग ये सोचते हैं कि इस देश में अब जाके सरकार नाम की कोई चीज आई है। ये सरकार की उपलब्धि है कि लोग इस चीज को एहसास कर रहे हैं, कहीं महसूस कर रहे हैं। आप चमत्कार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल चमत्कार की बात कर रहे हैं, तो प्रवासी मजदूरों के लिए भी कोई चमत्कार कर दीजिए, अर्थव्यवस्था को लेकर भी कोई चमत्कार सामने आ जाए। निश्चित रूप से 20 लाख करोड़, आप याद कीजिए कि 1994 में इसी देश में प्लेग के रूप में एक महामारी आती है, 1 महीने के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, 900 लोग मारे जाते हैं, और 20 करोड़ रुपया का भी जो है वो किसी तरह का ना अनुदान मिलता है, ना उसको लेकर कोई पैकेज आता है। ये केंद्र, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है। आज वही देश है जहां पे जब महामारी आती है, 100-150 साल में एक वैश्विक आपदा जब इस देश में आई है, तो उसका मजाक उड़ाने के लिए बजाय कि सुरेंद्र राजपूत जी के जो नेता लोग हैं वो राहुल गांधी जी जैसे कोरोना के ऊपर रोना रोते, जो रो रो के किसी आदमी के आंसू पोंछते और पोंछ के तब कुछ कहते तो समझ में आता। लेकिन आज की डेट में ये लोग इस दौर में भी अपनी घड़ियाली आंसू के जरिए जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर सीधा तौर पर निशाना है आप पर साधा जा रहा है, आपकी पार्टी पर, कि अगर आप बाहर निकल के प्रवासी मजदूरों का दर्द समझते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, तो वो एक तरह से ड्रामेबाजी के तौर पर इनको नजर आता है। आपका क्या जवाब है सुरेंद्र जी इस पर? ये हमारे हितैषी हैं, महेश जी बोलने दीजिए सुरेंद्र जी को। जी सुरेंद्र जी, देखिए, अब आज की डेट में, आज आपने बात की थी 1 साल के कार्यकाल की, और सच ये है कि पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अभी तक प्रतिपक्ष में ही समझ रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, और उनसे ही ये सारे के सारे समाधान चाहते हैं। राहुल गांधी जी का 12 तारीख से लेकर के आज तक कोरोना के संकट को लेकर के एक भी बात अगर ये साबित कर दे कि गलत थी और पूरी दुनिया ने उसको ना माना हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का अहंकारी नेतृत्व नहीं माना। अगर हम समाधान देते हैं, हम मजदूरों से बात करते हैं, तो हम ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं तो राहुल गांधी जी ड्रामा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 12 फरवरी को ट्वीट करके सरकार को चेताते हैं कि साहब कोरोना नाम की महामारी आ रही है, तो इनके अहंकारी नेतृत्व कहता है कि भारत में इसका कोई फर्क नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि नहीं, ये भारत के लिए नहीं, राहुल गांधी जी नाटक कर रहे हैं। आप देखिए
उसके बाद 17-18 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार चुनाव के लिए बाटी चोखा खाते हैं और 24 तारीख को नमस्ते ट्रंप करते हैं अहमदाबाद में, जिसके कि 6000 उनके सुरक्षा कर्मी आते हैं अहमदाबाद एक हफ्ते पहले और लोगों के बीच में रहते हैं। और आज अहमदाबाद का क्या हाल है। और महेश जी, रही बात 20 लाख करोड़ के पैकेज की, उस पर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। बहुत से विशेषज्ञ, बहुत से अर्थशास्त्री भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं ये अर्थव्यवस्था में जान फूकेगा, वो भी नहीं नजर आ रहा है। और जिस तरह से इस पूरे 20 लाख करोड़ का जो पूरा कॉम्पोजिशन है, उससे फौरी राहत तो कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो 20 लाख करोड़ के पैकेज, राहत के पैकेज को आप इतनी बड़ी राहत ना ही समझे तो अच्छा है। महेश जी, मुझे 10 सेकंड दे देती आप। मैं आपसे बहुत जिम्मेवारी से कहना चाह रहा हूं, क्या मैं बोलूं? हाँ जी सुरेंद्र जी, आप बोलिए। हाँ, मैं महेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, आप ही बोलिए सर। मृग मरीचिका को भी समझिए। 20 लाख करोड़ के पैकेज में जनता के हिस्से में मात्र 13 शून्य आए हैं। इसके अलावा कुछ आया हो तो आप बता दीजिए। आपके खाते में कुछ आया हो, आपके घर वालों के खाते में कुछ आया हो, आपके इष्ट मित्रों के खाते में, किसी मजदूर के, किसी किसान के खाते में आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं मान लूंगा, आपके शब्द वापस ले लूंगा। किसानों ने मांगा था राहत, व्यापारी। महेश जी आ गए। महेश जी, 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज है, एक बार आपसे थोड़ा सा एक एंडिंग नोट चाहूंगी सर। इस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, कहीं पर भी ये किसी तरह से मजबूत करता हुआ नजर नहीं आया प्रवासी मजदूरों को या छोटे उद्यमियों को। कर्ज ही कर्ज से लैस है ये राहत पैकेज, और हम नहीं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं, बहुत से विशेषज्ञ कह रहे हैं। फिर किस तरह से ये जान फूकता हुआ नजर आ रहा है आपको महेश जी? देखिए, हौसलों की उड़ान जो होती है ना, उसके कुछ अरमान ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते। उसकी हकीकत से अगर सामना अगर ये लोग जिस दिन कर लिए या कर चुके, अगर ये होते कभी, एहसास इनके अंदर हुआ होता, ये देश जो है सिर्फ 6 साल में मजबूत किए जाते, ये हम इस 6 साल की गिनती नहीं गिना रहे होते। हम ये नहीं बता रहे होते कि इस देश में किसी चमत्कार से कम जो है ये मोदी सरकार नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। ये बात जब कही जाती है तो उसके पीछे एक तर्क होता है। मैंने शुरू में आपसे कहा कि एक तो सर ये सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के तो साथ बातों का खेल है। और अभी चलिए महेश जी, जैसा आप कह रहे तो हम किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। मोदी सरकार के पार्ट 2 में अभी कुछ 4 साल और हैं, उस पे इंतजार करेंगे कि कोई चमत्कार हो जाए, अर्थव्यवस्था हमारी जो बेहाल पड़ी है फिर से उसमें कुछ सुधार देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी और महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।